द स्टॉर्म इज कमिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है और आपने थंबनेल में भी सही पढ़ा है। आज मैं आपको ऐसे एक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि खुद अपने आप में एक डिफरेंशिएटर है बाकी ईएलएसएस फंड के कंपैरेटिवली। मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हमें सैमको म्यूचुअल फंड को भी मौका देना चाहिए, क्या इसके नए फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सैमको म्यूचुअल फंड आपके लिए लेके आया एक न्यू फंड ऑफर इन द फॉर्म ऑफ सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसमें 80C की टैक्स रिबेट मिलती है जो कि 1.5 लाख की अपर लिमिट के तहत होती है, और साथ ही साथ इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है क्योंकि ये टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में, क्यों ये ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड बाकी टैक्स सेवर फंड से अलग है, किस इन्वेस्टर को इस सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ एंड में जानेंगे इसकी फंड डिटेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज आप सब लोग ये इमेज देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारे शीप्स हैं। अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन शीप्स में से अलग शीप कौन सा है, तो आप सबका जवाब यही आने वाला है कि इन सब में से कोई भी अलग शीप नहीं है, ये सब के सब एक जैसे ही लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक उसी तरह से हर ईएलएसएस कैटेगरी जो कि इस टाइम मार्केट में प्रेजेंट है वो भी कहीं ना कहीं सेम ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के थोड़ा सरप्राइज तो लगा ही होगा, पर ये फैक्ट है। मैं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन स्प्लिट की बात करूँ ईएलएसएस कैटेगरी में, तो आउट ऑफ 1,50,000 करोड़ में से 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड्स में ही होता है। कहने को तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपीस लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टेड हैं। मतलब ईएलएसएस कैटेगरी में मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप फंड्स में ही है। और अगर मैं बेंचमार्क की बात करूँ ईएलएसएस कैटेगरी में, तो वो निफ्टी 500 बेंचमार्क फॉलो करता है। अगर मैं ईएलएसएस कैटेगरी के मेन कंपोजिशन की बात करूं तो वो भी बिल्कुल हर फंड का कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। अगर मैं डीप डाइव की बात करूं कि लार्ज कैप में मोस्टली पैसा कहां इन्वेस्ट होता है, तो मैंने ये पाया है कि ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स सब ईएलएसएस फंड में कॉमन ही हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईटीसी हो गया, सन फार्मा हो गया, टीसीएस हो गया। ऑलमोस्ट 40% सबका एक्सपोजर सेम फंड्स में ही होता है, या ये कह लें कि सेम स्टॉक्स में ही होता है, जो कि ईएलएसएस कैटेगरी में बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। तो अगर किसी को सजेस्ट करना है कि ये ईएलएसएस फंड ले लो या वो ईएलएसएस फंड ले लो, तो हम कैसे किसी को ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका कंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स सेम ही है, और जब कंपोजिशन ऑफ स्टॉक सेम रहेगा तो उनके रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट आसपास के ही रहेंगे। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस ईएलएसएस फंड में आपको पैसा डालना है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये एक डिफरेंशिएटर की तरह काम करेगा जो कि बाकी ईएलएसएस फंड के कंपैरेटिवली अलग है, क्योंकि जो सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है वो प्रीडोमिनेंटली मिड एंड स्मॉल कैप में अपने इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करेगा, जो कि मार्केट से हटके एक अलग पोर्टफोलियो है ईएलएसएस कैटेगरी में। अगर मैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं, क्योंकि ये ईएलएसएस फंड है, इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी मिड स्मॉल 400 टीआरआई ने 48.91% का रिटर्न दिया है, वेरेज निफ्टी 500 ने 40.92% का रिटर्न दिया है। यानी कि मोटा मोटा 8% का रिटर्न हमें मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा मिला है, यानी कि 8% का मोर अल्फा जनरेट हुआ है मिड एंड स्मॉल कैप में। तो सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का? 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ साथ आप लोग मिड एंड स्मॉल कैप में अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, जो कि पोटेंशियल रिस्क में आपको हायर रिटर्न्स देने के लिए कैपेबल है। और ये टैक्स सेवर फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो टैक्स सेविंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड मार्केट में रहकर एक एग्रेसिव हायर रिटर्न पाना चाहते हैं आफ्टर टेकिंग अ रिस्क। अगर मैं सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो ये लोग E3 स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि E1 स्ट्रैटेजी क्या होती है। इनकी जो E1 स्ट्रैटेजी है वो है बाय ओनली एफिशिएंट हेक्साशील्ड टेस्टेड कंपनीज। अब मैं अगर इनके हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क के 6 फैक्ट्स की बात करूं, तो जो ये फॉलो करने वाले हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन में, अगर मैं सबसे पहले फैक्ट की बात करूं तो वो आता है री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी अपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है या अपने ऊपर री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो वो इनके हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क से में फेल हो जाएगी। दूसरा जो फैक्ट आता है वो आता है रेगुलेटरी टेस्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनियां जिनके अंदर रेगुलेशंस उनकी ग्रोथ को अगर रोक देता है तो वो भी इस हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क में फेल हो जाएंगी और वो इनके स्टॉक सिलेक्शन में नहीं आएंगी। फिर मैं थर्ड फैक्ट की बात करूं जो कि हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क बनाता है, वो आता है कॉम्पिटिटिव टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेस अगर उसके अंदर एंटी बैरियर नहीं है तो यानी कि मतलब हुआ कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे और उन कॉम्पिटिटर्स को झेलने के लिए अगर कंपनी में इतना स्ट्रेस लेवल नहीं है या ये कहूँ कि उतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं है तो वो भी ये टेस्ट हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क टेस्ट फेल कर जाएगी और इनके स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट नहीं हो पाएगी। अब मैं अगर फोर्थ फैक्ट की बात करूं जो कि हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क में आता है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीडरशिप। लेट्स से कोई कंपनी का बोर्ड है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है या बोर्ड एथिकल नहीं है या कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को भी इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाएगा, यानी कि उनका स्टॉक सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं फिफ्थ फैक्ट की बात करूं जो कि हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क में आता है, वो आता है कैश फ्लो। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें कैश की ज़रूरत तो होती ही है, फिर चाहे वो कंपनी प्रॉफिट में क्यों ना जा रही हो। अगर कैश फ्लो नहीं है तो आगे बिजनेस कैसे चल पाएगा। तो ऐसी कंपनियों को भी इस हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया जाएगा। जो सिक्स्थ फैक्ट आता है हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क में, वो आता है बैलेंस शीट। तो अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा है तो उस कंपनी को भी इनके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा थ्रू दिस हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क। फिर इनका E2 स्ट्रैटेजी जो है वो है ट्राई टू बाय एट एन एफिशिएंट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट डाउन होती है, यानी कि FIS पैसा निकाल रहे होते हैं या ग्लोबल क्लूज की वजह से या डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से जब मार्केट डिप लेती है तो उस टाइम स्टॉक्स को बाय करा जाता है। इनकी जो E2 स्ट्रैटेजी है वो यही है कि इनको एफिशिएंट स्टॉक एट अ लोअर प्राइस खरीदने हैं। फिर मैं इनकी थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करूं जो कि है E3 स्ट्रैटेजी, वो है एफिशिएंट टर्नओवर। एफिशिएंट टर्नओवर से मतलब ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियां जो कि मिड कैप कंपनीज जब पोटेंशियल ग्रोथ दिखाती हैं, दे स्विच फ्रॉम मिड टू लार्ज कैप। ऐसी कंपनियों के स्टॉक सिलेक्शन में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सेकेंडली, उन कंपनीज में अपना स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा जिनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सली ग्रो करने के लिए। अब सैमको इलेसिस टैक्स सेवर फंड अपने स्टॉक्स को कब चेंज करेगा या उनको कब अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करेगा, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। तो पहला रीज़न ये है कि जब स्टॉक्स में हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क फेल हो जाएगा। ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ कंपनियां पहले हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क पास कर जाती हैं, बट लेटर ऑन स्टेज में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे जब उनका एनालिसिस किया जाता है तो वो हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क फेल कर जाती हैं। तो ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स को इस पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाएगा। फिर दूसरा रीज़न आता है मोर कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी। फिर मैं फर्दर बात करूं कि इनके पोर्टफोलियो में से कौन कौन से स्टॉक्स को बाहर किया जाएगा। ऐसे स्टॉक्स को बाहर किया जाएगा, उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाहर किया जाएगा जो कि पहले तो मिड कैप कैटेगरी में थी, लेकिन अब वो मिड कैप से हटकर या तो लार्ज कैप में चली गई हैं या मेगा कैप में चली गई हैं। फिर मैं अगर फर्दर बात करूँ तो उन कंपनी के स्टॉक्स को भी बाहर कर दिया जाएगा जो कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्म हो रही हैं, यानी कि कुछ टाइम से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, यानी कि उनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो उन कंपनी के स्टॉक्स को इनके पोर्टफोलियो से आउट कर दिया जाएगा। अब मैं इनके फंड मैनेजर की बात करूं तो वो है एक यंग टैलेंटेड लेडी जिसका नाम है निराली बंसाली। इनको लास्ट 7 ईयर्स का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है। अगर मैं स्कीम डिटेल्स की बात करूं तो मिनिमम 500 से आप लमसम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ मिनिमम 500 की SIP भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर मैं इसमें ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन है, डिविडेंड ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। 3 साल का लॉकिंग पीरियड है क्योंकि ये एक ELSS टैक्स सेवर फंड है जिसमें मिनिमम लॉकिंग पीरियड ही 3 साल का होता है। इसमें कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है। फिर मैं अगर इसकी बेंचमार्क की बात करूं तो ये निफ्टी 500 TRI को फॉलो करेगा। फिर मैं अगर इसके रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये बहुत ही वेरी हाई कैटेगरी में आता है फंड। अगर मैं इस फंड के एनालिसिस के बारे में बताऊं फाइनली, तो ये फंड टैक्स सेविंग के साथ साथ एग्रेसिव रिटर्न्स देने के लिए कैपेबल है। तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि टैक्स सेविंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड में एक एग्रेसिव एंड हाई रिस्क टेकिंग के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये फंड बहुत अच्छा है। सो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये सैमको इलेसिस टैक्स सेवर फंड का एक छोटा सा रिव्यू? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पर। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। जय हिंद।